हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल चिराग साइकोलॉजी सॉल्यूशन में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जो जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित है, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जीन पियाजे ने खूब सारे कंसेप्ट दिए हैं और उन कंसेप्ट को स्टेज यानी अवस्थाओं के आधार पर उनको फिट करने की कोशिश की है। तो काफ़ी लंबी थ्योरी है, हम इसको जो है 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहली वीडियो में इन्होंने जितने भी क्रिटिकल कंसेप्ट दिए हैं हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टेज वाइज उनको एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस एज में कौन सा कंसेप्ट डेवलप होता है। तो आज हम इन्होंने जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दिए हैं जीन पियाजे ने, हम उन्हीं को समझेंगे। जीन पियाजे जो है, इनकी रिसर्च लाइफ यानी शोध जीवन की शुरुआत जो है वो एल्फ्रेड बीने, जिनका संबंध बुद्धि से था और उन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण दिया था, उनकी लैब में लगभग 12 से लेकर 14 साल तक रिसर्च की। काफ़ी लंबे टाइम बुद्धि को समझने का प्रयास किया, इंटेलिजेंस को क्या होती है, ये कैसे काम करती है। फिर उसके बाद में इन्होंने अपना फोकस संज्ञान पर किया, कॉग्निशन पर। फिर उस संज्ञान पर इन्होंने रिसर्च की और लंबी रिसर्च के बाद इन्होंने ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित किया। इन्होंने खूब सारे बच्चे जो जन्म से लेकर 18 साल की, 16 या 18 साल यानी किशोरावस्था की समाप्ति तक के थे, उन पर रिसर्च की और हर टाइम कितनी आयु में, किस स्टेज में बच्चा एडजस्टमेंट करने के लिए या प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए कैसे सोचता है, किस तरह से मानसिक प्रक्रिया जो है बच्चा अपनाता है, किस तरह की मानसिक प्रक्रिया, उन पर ध्यान दिया और उनको व्यवस्थित रूप से परिभाषित करते हुए अलग अलग संपत्तियों के रूप में अपने सिद्धांत में फिट कर दिया। तो इस कारण जो है वो सारे कंसेप्ट क्रिटिकल लगते हैं जब हम बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं। यदि समझ में आ जाए तो सारी चीजें आसान लगती है। तो पहले हम बात करें, ये संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे, तो संज्ञान होता क्या है। सामान्य भाषा में संज्ञान का मतलब मानसिक प्रक्रिया होती है और जीन पियाजे के लिए संज्ञान चिंतन है। जीन पियाजे के लिए संज्ञान यानी कॉग्निशन क्या है, चिंतन यानी थिंकिंग है। तो इन्होंने अपने पूरे सिद्धांत में बच्चा कब, कैसे, किस तरह सोचता है, किस तरीके को अपनाकर समस्या का समाधान करता है, तो उसकी व्याख्या की है। यानी इनका पूरा जो फोकस है वो चिंतन पर ही रहा है। और सामान्य भाषा में हम बात करें संज्ञान क्या होती है, कॉग्निशन, कोई भी मानसिक प्रक्रिया हो वो उसका संबंध संज्ञान से ही होता है। जैसे थिंकिंग हो ही गया, सोचना एक मानसिक प्रक्रिया है। स्मरण, किसी चीज को याद करना, मानसिक प्रक्रिया है, संज्ञान होगा। रीजनिंग, तर्कना एक उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया है, संज्ञान होगा। तो कोई भी मानसिक प्रक्रिया जो होती है उसको संज्ञान में शामिल किया जा सकता है, इसलिए संज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं का एक संगठित रूप है। ठीक है, तो संज्ञान के बेस पर जीन पियाजे ने 4 कंसेप्ट दिए हैं। पहला है मानसिक प्रक्रिया, यानी मेंटल प्रोसेस। दूसरा है संज्ञानात्मक प्रक्रिया, यानी कॉग्निटिव प्रोसेस। तीसरा है स्कीमा, और चौथा है स्कीम्स। ये 4 कंसेप्ट हैं जिनको जीन पियाजे ने संज्ञान की व्याख्या के लिए प्रयुक्त किया था। पहला हम बात करें मेंटल प्रोसेस या मानसिक प्रक्रिया होती क्या है। जीन पियाजे के लिए जब व्यक्ति समस्या समाधान के लिए चिंतन कर रहा है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थिंकिंग कर रहा है, तो उसको मानसिक प्रक्रिया माना है। यानी मानसिक प्रक्रिया क्या हो गया,
थिंकिंग करना होता है, सोचना होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ संज्ञान क्या है, चिंतन या थिंकिंग ही है। तो मानसिक प्रक्रिया भी परिभाषित किया इन्होंने, समस्या समाधान के लिए जब चिंतन किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, तो वो प्रक्रिया मानसिक प्रक्रिया कहलाएगी, मेंटल प्रोसेस कहलाएगी। संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो है वो मानसिक प्रक्रिया का ही विस्तृत रूप माना जाता है। यहाँ केवल एक समस्या समाधान के बारे में चिंतन हो रहा है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में जब बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं कोऑर्डिनेट हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, संगठित हो जाती हैं, उसी को संज्ञानात्मक प्रक्रिया बोला जाता है। यानी मानसिक प्रक्रिया का विस्तृत रूप संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। स्कीमा जीन पियाजे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्कीमा होता क्या है, स्कीमा एक तरह की मानसिक और संज्ञानात्मक संरचनाएं होती है। जब बच्चा जन्म लेता है, ब्रेन एकदम जो है उसका साफ होता है, ठीक है, टेबुलर रासा जिसको बोला जाता है, वो स्लेट की तरह होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। बच्चे को उस समय कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, समस्या समाधान के लिए मानसिक प्रक्रियाएं अपनाएगा, फिर वो संगठित होकर संज्ञानात्मक संरचनाएं बन जाएगी, और वही संज्ञानात्मक संरचनाएं स्कीमा कहलाती है। तो स्कीमा का निर्माण जो है वो बच्चे के पूर्व अनुभवों से होता है। जब बच्चे के पूरे अनुभवों को जीवन काल के संगठित कर लिया जाता है, उसको स्कीमा बोला जाता है। सामान्य भाषा में हम बात करें, स्कीमा एक धारणा या सोच होती है जिसका उपयोग व्यक्ति हर बदलती परिस्थिति में उसी रूप में करता है जैसे पहले किया था। तो यानी स्कीमा का सामान्यीकरण किया जाता है, बदलती परिस्थिति में पहले की तरह दोबारा उपयोग किया जाता है। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं मान लीजिए, और बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो एक धारणा सोच बनी है भी यदि हम इस रास्ते से गुजर गए, निकल गए आगे, तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, कुछ ना कुछ अशुभ होगा। हम वहां खड़े रहेंगे, वेट करेंगे कोई दूसरा आए, वो आगे जाए, और फिर हम निकलेंगे और हमारा कार्य जो है उसके बाद में अटकेगा नहीं, सही सिद्ध हो जाएगा। तो ये बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ अनिष्ट या अशुभ होने की आशंका एक धारणा या सोच है, वो बच्चे की एक स्कीमा होगी। 3 व्यक्तियों को किसी शुभ काम के लिए एक साथ नहीं भेजा जाता है, या तो 2 जाएंगे या 3 से ज्यादा जाएंगे, क्योंकि धारणा बनी हुई है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो ये भी एक स्कीमा है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, पहले मानसिक प्रक्रिया और संज्ञानात्मक संरचनाएं या संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं थी, उनके आधार पर बच्चे ने अनुभव किया, बड़े बुजुर्गों के द्वारा बार बार बताया गया भी जब बिल्ली रास्ते से गुजरे तो हमें वहां से नहीं निकलना चाहिए, कोई और निकल जाए उसके बाद में हम निकल सकते हैं। तो ये बार बार बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताया गया हर परिस्थिति में, तो बच्चे की जो है सोच उससे प्रभावित हुई और संज्ञानात्मक संरचनाएं विकसित हो गई, और वो संज्ञानात्मक संरचना विकसित होकर स्कीमा बन गई। तो ये तीनों कंसेप्ट जो हैं, मानसिक प्रक्रिया हो गई, संज्ञानात्मक प्रक्रिया या संज्ञानात्मक संरचना बोल दीजिए, और स्कीमा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही स्कीमा बोला जाता है, इन तीनों का संबंध संज्ञान से है। स्कीम्स की बात करें, ये इनके बिल्कुल उल्टा है। स्कीम्स का मतलब ऐसे कार्य जिनको करने के लिए व्यक्ति को सोचना नहीं पड़े, जो दिन प्रतिदिन में बिना सोचे समझे काम करता है, यानी रूटीन वर्क। सुबह उठना, सोचना नहीं पड़ता है, स्कूल जाना है तो 7 बजे का स्कूल का टाइम है, 5 बजे उठेगा, तैयार होगा, फिर उसके बाद में स्कूल जाएगा, दिन में बच्चों को पढ़ाएगा और शाम को वापस आएगा, फिर रेस्ट करेगा, फिर इवनिंग का रूटीन वर्क वैसे के वैसे। तो ये दिनचर्या जो होती है, रूटीन जो होता है, जिसके लिए सोचना नहीं पड़े, जो प्रक्रियाएं अपने आप होती रहे, वो स्कीम्स कहलाती हैं। यानी स्कीम्स जो है वो संज्ञान का भाग नहीं है, इनके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, ये बिना सोचे समझे होती है। मानसिक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक संरचना और स्कीमा, ये तीनों संज्ञान का भाग होती हैं। तो ये 4 कंसेप्ट थे जिनको जीन पियाजे ने संज्ञान से जोड़ने या संज्ञान से अलग करने की कोशिश की है। ध्यान में रखिएगा स्कीमा और स्कीम्स का। स्कीम्स लगता स्कीमा का ही प्लूरल है, बहुवचन है, पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्कीमा संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, कोग्निटिव प्रोसेस है, और स्कीम्स जो है उसका संज्ञान से कोई संबंध नहीं है।
अब इसके बाद में जीन पियाजे ने 4 ऐसे कंसेप्ट दिए जिनकी व्याख्या एडजस्टमेंट यानी समायोजन के आधार पर की है। तो ऐसे कंसेप्ट जिनकी व्याख्या समायोजन के आधार पर जीन पियाजे ने किया, उनमें सबसे पहला है अनुकूलन। इसे अडप्टेशन बोला जाता है। जीन पियाजे ये कहते हैं कोई भी प्राणी, वो चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, वो जन्म के साथ अपने नए इन्वायरमेंट जिसमें जन्म ले रहा है समायोजन करने के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताएं लेकर पैदा होता है, जिनके आधार पर वो अपने को सरवाइव करता है, अपना जीवन बचाता है, वो अनुकूलन कहलाती है। तो अनुकूलन की इन्होंने परिभाषा दी, बच्चे के द्वारा जन्मजात समायोजन हेतु जन्मजात मानसिक प्रक्रियाएं जो प्रयुक्त की जाती है वो अनुकूलन कहलाती है। तो अनुकूलन क्या हुआ? जन्मजात समायोजन योग्यताएं। यानी जब भी प्राणी जन्म लेगा, चाहे वो मनुष्य हो या वो जानवर हो या वो पक्षी हो, तो जन्म के साथ जो शारीरिक योग्यताएं जिनके आधार पर वो अपना जीवन बचाता है, खुद को सरवाइव करता है, वो अनुकूलन कहलाती है। जैसे यूरोपियन कंट्री के लोगों का जहाँ बहुत अधिक ठंड होती है, स्किन का गोरा होना, और ऐसी अफ्रीकन कंट्री जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, स्किन का काला होना, पक्षी के बच्चे का पंखों के साथ पैदा होना, हालांकि वो जन्मते ही उड़ नहीं सकता, पर उड़ तभी पाएगा जब उसके पास पंख होंगे और वो उन पंखों को जन्म से ही लेकर पैदा होता है। तो ध्यान में रखिए, ऐसी योग्यताएं, ऐसी जन्मजात योग्यताएं जिसके आधार पर बच्चा जन्म के समय समायोजन करता है, अपने जीवन को बचाता है, सरवाइव करता है, वो अनुकूलन कहलाती है। फिर जीन पियाजे ने ये बताया कि जैसे ही बच्चा बड़ा होगा, नए इन्वायरमेंट में नई समस्याओं का सामना करेगा, नई परिस्थितियों को फेस करेगा, तब ये जो जन्मजात योग्यताएं हैं वो उस समय अनुकूलन करने के लिए यानी एडजस्टमेंट करने के लिए या समायोजन करने के लिए या उस समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। तब उन समस्याओं का समाधान करने के लिए या समायोजन करने के लिए व्यक्ति को नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो वो तरीके हैं, पहला है आत्मसातकरण, जिसे इंग्लिश में एसिमिलेशन बोला जाता है। और दूसरा है समंजन, जिसे अनुकूलन अकोमोडेशन बोला जाता है। तो ये दो तरीके हैं, आत्मसातकरण एसिमिलेशन, समंजन यानी अकोमोडेशन। इनका उपयोग बच्चा जो है वो समायोजन करने के लिए या समस्या समाधान करने के लिए करता है। जीन पियाजे ने इनकी परिभाषा दो तरह से दी है, एक तो समस्या समाधान के तरीके के आधार पर और दूसरा समायोजन के आधार पर। तो हम वन बाय वन दोनों की बात करते हैं। समस्या समाधान के आधार पर आत्मसातकरण क्या होता है? समस्या समाधान के लिए जब पूर्व स्कीमा यानी पास्ट स्कीमा का उपयोग किया जा रहा है तब उसे आत्मसातकरण कहते हैं। तो समस्या समाधान के लिए पास्ट स्कीमा का उपयोग, आत्मसातकरण है। इसमें थोड़ा और जोड़ दिया इन्होंने भी, समस्या समाधान के लिए जब पुराने स्कीमा को बदला नहीं जाए, स्कीमा तो वही रहे पर यदि उसमें कुछ जोड़ा जा रहा है स्कीमा में तो भी आत्मसातकरण होता है। तो पुराने स्कीमा का उपयोग प्लस पुराने स्कीमा में कुछ जोड़ना, ठीक है, ऐड समथिंग की कंडीशन जो होती है
वो भी आत्मसातकरण कहलाती है। तो आत्मसातकरण की विस्तृत परिभाषा देखिए समस्या समाधान के आधार पर। समस्या समाधान करने के लिए जब पुराने स्कीमा का उपयोग किया जा रहा है या पुराने स्कीमा में कुछ जोड़ा जा रहा है तो वो एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण कहलाता है। नेक्स्ट, समंजन की परिभाषा। जब समस्या समाधान करने के लिए पुराने स्कीमा को बदला जा रहा है, पुराने स्कीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, वो प्रक्रिया समंजन कहलाती है। तो पास्ट स्कीमा को बदलना। ठीक है, यहां ध्यान में रखिएगा, आत्मसातकरण में पुराने स्कीमा का हूबहू प्रयोग किया जा सकता है या पुराने स्कीमा में कुछ थोड़ा बहुत ऐड भी किया जा सकता है, आत्मसातकरण है। जब समस्या समाधान करने के लिए पुराने स्कीमा को बदला जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, ध्यान में रखिए, वो समंजन है। एक एग्जाम्पल देखिए, एक बच्चा जिसकी एज जो है वो 1.5-2 साल है और उसके घर में एक पालतू बिल्ली है जिसका नाम किटी है, और इसी किटी के साथ खेलते हुए बच्चा बड़ा हो रहा है। तो बच्चे के मन में बिल्ली की जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है, भी ऐसी संरचना जो होती है उसको किटी ही बोलते हैं। तो ये किटी बच्चे का एक स्कीमा बन गया। ठीक है, 4 पैर, एक पूंछ, कुछ विशेषताओं के आधार पर उसने अपने दिमाग में जो है मानसिक संरचनाएं बनाई, संज्ञानात्मक संरचनाएं बनाई और उनको एक नाम दे दिया, एक उसका नाम किटी रखा गया। तो किटी बच्चे का एक स्कीमा है। ठीक है, उसकी सोच है भी ऐसे जीव को किटी ही बोला जाता है, बच्चा उसको बिल्ली नहीं बोलेगा, उसको किटी ही बोलेगा। तो किटी उसका एक स्कीमा बन गया। अब स्कीमा का सामान्यीकरण भी किया जा सकता है, तो बदलती परिस्थिति में यदि इसका बार बार उपयोग कर रहा है तो ये किटी एक स्कीमा है। अब बच्चा पहली बार उसके जैसी ही दूसरी बिल्ली को जब देखेगा तो उसको भी किटी किटी कहकर बुलाएगा। तो अब यहां बच्चे ने क्या किया, किटी पुराना स्कीमा बना हुआ था, उसके जैसी ही दूसरी बिल्ली को देख रहा है, उसको किटी कहकर बुला रहा है, यानी पुराने स्कीमा का उपयोग कर रहा है। फिर बच्चा उसके पास जाएगा खेलने के लिए, जैसे ही उसके नजदीक जाता है वो बिल्ली आगे भाग जाती है, बच्चे से डर कर उसके साथ खेलती नहीं है। तो बच्चे का थोड़ा सा मेंटल बैलेंस गड़बड़ाता है, भी ये किटी मेरे साथ खेल क्यों नहीं रही है। तब किसी जो है बड़े बुजुर्ग के द्वारा उसको बताया जाएगा भी है तो ये किटी ही, पर ये अपनी नहीं है, पराई है। तो यहाँ किटी के कंसेप्ट में अपने और पराये को जोड़ दिया गया। तो यहाँ देखिए आत्मसातकरण की दोनों चीजें क्लियर होती है। जब बच्चा दूसरी बिल्ली को किटी कहकर बुला रहा है यानी पुराने स्कीमा का उपयोग कर रहा है, आत्मसातकरण है। जब बच्चे को यह समझाया गया कि ये किटी हमारी नहीं है, किसी और की है, अपने पराये के संदर्भ में उसकी व्याख्या की गई, तब स्कीमा तो किटी ही है पर ये किटी अपनी नहीं पराई है, तो कुछ जोड़ा गया, तो ये भी आत्मसातकरण है। अब समंजन में देखिए, ये तो किटी का कंसेप्ट था। अब बच्चा जब उसी किटी यानी बिल्ली के साइज का, उसके जैसे स्ट्रक्चर के कुत्ते को देखता है, वही बच्चा, तो उसके साथ खेलने जाएगा। जैसे ही उसके पास जाता है, उसकी पूंछ के हाथ लगाया कुत्ते के, तो कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया और बच्चे को काटने का प्रयास किया। तो यहाँ बच्चे का मानसिक संतुलन फिर गड़बड़ा जाएगा। ये किटी तो नहीं है, किटी कहकर बुलाकर या किटी किटी पुकारते हुए बच्चा उस कुत्ते के पास आया था और किटी समझकर ही उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। पर यहाँ उसके लिए नई समस्या खड़ी हो गई, मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। भी ये किटी नहीं है तो क्या है, ये आवाज भी ऐसी निकाल रहा है, भौंक रहा है और काटने का प्रयास कर रहा है। तब उसके इस किटी संप्रत्यय में, किटी कंसेप्ट में या किटी स्कीमा में बदलाव की आवश्यकता होती है मानसिक संतुलन बनाने के लिए। तब किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा बताया जाएगा कि ये किटी नहीं है, ये डॉग है और पूंछ के हाथ मत लगाइए, ये काट भी सकता है। तब बच्चे के किटी कंसेप्ट के स्थान पर डॉग नया कंसेप्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, पुराने किटी संप्रत्यय को डॉग संप्रत्यय से यानी डॉग स्कीमा से बदल दिया गया। तो यहाँ जब पुराने स्कीमा में बदलाव किया जा रहा है, ध्यान में रखिए, वो समंजन है। एक और एग्जांपल देखिए, एक बच्चा जिसकी आयु सेमी 1.5-2 साल है, घर में एक बड़े साइज का पालतू कुत्ता जिसका नाम
टॉमी है। वो बच्चा उसी काले रंग के बड़े साइज के टॉमी के साथ खेलते हुए बड़ा हो रहा है। जब उस बच्चे को पहली बार घुड़सवारी दिखाने के लिए ले जाया गया तो उस बच्चे ने काले रंग के बड़े घोड़े को देखते ही टॉमी टॉमी कहकर चिल्लाता है वो बच्चा। यानी यहाँ क्या कर रहा है, वो आत्मसातकरण कर रहा है। पुराना स्कीमा बना हुआ है टॉमी नाम का, भी ऐसे स्ट्रक्चर के प्राणी को टॉमी ही बोलते हैं। तो वो पहली बार उसी रंग के उसके जैसे और बड़े साइज के काले रंग के घोड़े को देखते ही उसको टॉमी कहकर बुला रहा है, यानी पुराने स्कीमा का उपयोग कर रहा है, आत्मसातकरण है। फिर बच्चे के पापा जो उसको घुड़सवारी दिखाने के लिए लेके गए थे वो उसे समझाते हैं, घोड़े के पास लेके जाते हैं, घोड़ा हिन हिलाता है, लंबी पूंछ होती है, हिलाता है, घोड़ा उछल कूद करता है। तो उसको ऐसी एक्टिविटी करते हुए बच्चे को दिखाकर ये बताया जाता है भी बेटा ये टॉमी नहीं है, ये हॉर्स है, घोड़ा है। तो बच्चा क्या करेगा, टॉमी जो स्कीमा था उसको बदल देगा हॉर्स स्कीमा से, यानी इसको घोड़ा कहा जाता है, टॉमी नहीं कहा जा सकता। तो ये समंजन है पुराने स्कीमा में बदलाव। तो दोनों में ध्यान में रखिए अंतर खूब बड़ा होता है। जब नई परिस्थितियों में पुराने स्कीमा का उपयोग हो रहा है इन कंडीशन में, या पुराने स्कीमा में कुछ जोड़ा जा रहा है, दोनों ही जो है वो आत्मसातकरण है। समंजन में पुराने स्कीमा में बदलाव किया जा रहा है। जैसे पहले किटी स्कीमा था उसको डॉग से बदला गया, और इसमें पहले टॉमी स्कीमा था जिसको हॉर्स से बदला गया। तो जब पुराने स्कीमा में बदलाव किया जाता है उसको समंजन या अकोमोडेशन बोला जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन थी जो समस्या समाधान के आधार पर थी। कई बार एग्जाम्पल में वो डेफिनेशन जो जीन पियाजे ने समायोजन के आधार पर दी है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो ध्यान में रखिए, जब काउंसलिंग की जाती है, बच्चों को बताया जाता है व्यक्तियों को समायोजन करने के तरीके, तो दो तरीके बेस्ट होते हैं। समायोजन करने के लिए या तो वातावरण के हिसाब से आप खुद बदल जाइए, जैसा वातावरण है खुद में बदलाव कीजिए और वातावरण के अनुकूल हो जाइए, समायोजन अपने आप हो जाएगा। या जब आप खुद बदलना नहीं चाहते तो वातावरण को अपने हिसाब से बदल लीजिए। तो दो तरीके होंगे, या तो समायोजन करने के लिए खुद में बदलाव या समायोजन करने के लिए वातावरण में बदलाव। तो इनके बेस पर डेफिनेशन दी है जिसमें बिना एग्जाम्पल के डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ये ध्यान में रखिए। अब आत्मसातकरण में क्या कर रहा है, किटी का स्कीमा बच्चे में बना हुआ है पहले से, और बच्चा उसी के जैसे किटी के जैसे कुत्ते को देखते ही किटी किटी कहकर बुला रहा है। तो कुत्ता उसके बाहर इन्वायरमेंट का प्राणी है डॉग, और उसमें बदलाव करके अपने स्कीमा जैसा कर रहा है, यानी उस डॉग को किटी कहकर बुला रहा है। तो यहाँ समायोजन के लिए किस में बदलाव हुआ, वातावरण में। तो ध्यान में रखिए, जब समायोजन के लिए इन्वायरमेंट को चेंज किया जाता है, वातावरण में बदलाव किया जाता है, वो आत्मसातकरण है। समंजन में उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे का पहले का स्कीमा किटी बना हुआ है और कुत्ते के साथ जैसे ही खेलने जाता है, पूंछ के हाथ लगाता है, वो भौंक रहा है, काटने का प्रयास कर रहा है। तो तब बच्चे ने क्या किया, डॉग जो वास्तव में बाह्य वातावरण में मौजूद प्राणी था, मौजूद स्कीमा था, उसके हिसाब से अपने स्कीमा को बदल दिया। यानी यहाँ बदलाव किसमें हुआ, समंजन में, व्यक्ति में, खुद में। तो जब समायोजन करने के लिए व्यक्ति खुद में बदलाव करता है, अपने स्कीमा में बदलाव करते हुए नए वातावरण में फिट होने की कोशिश करता है, उसको समंजन बोला जाता है। तो दोनों डेफिनेशन शॉर्ट में देखिए। समस्या समाधान के आधार पर, समस्या समाधान के लिए पुराने स्कीमा का उपयोग या पुराने स्कीमा में कुछ जोड़ना आत्मसातकरण है। समायोजन के आधार पर, समायोजन के लिए वातावरण को अपने अनुकूल करना यानी वातावरण को परिवर्तित कर देना, वो भी आत्मसातकरण है। समंजन में या अकोमोडेशन में समस्या समाधान के लिए जो पुराने स्कीमा को बदला जा रहा है वो समंजन है। और दूसरी परिभाषा समायोजन के आधार पर, समायोजन करने के लिए जब व्यक्ति वातावरण के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है, अपने स्कीमा में बदलाव कर रहा है, खुद में परिवर्तन कर रहा है और इन्वायरमेंट में फिट होने की कोशिश कर रहा है, वो समंजन है। तो यहाँ बदलाव समंजन में खुद में होगा और आत्मसातकरण में व्यक्ति वातावरण में बदलाव करेगा।
अब इन्हीं के साथ एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक और कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जीन पियाजे के हिसाब से, इक्विलिब्रेशन, जिसको हिंदी में साम्य धारण बोला जाता है। समायोजन के लिए सबसे जरूरी कारक जो होता है वो जीन पियाजे के लिए साम्य धारण होता है। साम्य धारण क्या होता है? एक ऐसी यूनिट होती है, एक ऐसी इकाई होती है जो हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखती है। तो ये मेंटल बैलेंसिंग यूनिट साम्य धारण कहलाती है। ठीक है, साम्य धारण ही निर्धारित करता है व्यक्ति के सामने समस्या आ गई है तो उसका समाधान करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाएगा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था किटी का। ठीक है, बच्चे ने किटी के साथ खेलते हुए बड़ा हुआ, तो जैसे ही उसके साइज के कुत्ते को देखता है तब उसके सामने जो है एक नया वातावरण में नया जीव आया, मतलब नई समस्या आई, और उसका स्कीमा बच्चे में बना नहीं हुआ है, उसके बारे में बच्चे को पता नहीं है। तो बच्चा क्या है, साम्य धारण ये कहेगा, एक्टिव होगा, और आप समस्या समाधान करने के लिए साम्य धारण हमारे मस्तिष्क को आज्ञा देगा भी आत्म सातकरण की प्रक्रिया अपनाइए। तब व्यक्ति का जो है मस्तिष्क सक्रिय होगा और कुत्ते के लिए बच्चा अपने पुराने स्कीमा का उपयोग करेगा, यानी आत्म सातकरण की प्रक्रिया अपनाएगा, उसको किटी कहकर बुलाएगा। फिर बच्चा जैसे ही उसके पास जाता है, पूंछ के हाथ लगाया, उसने भौंकने की शुरुआत की और काटने का जब प्रयास किया तो फिर बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, यानी साम्य धारण इम्बैलेंस हो गया, असंतुलित हो गया। फिर ये सक्रिय होगा साम्य धारण, और ये हमारे मस्तिष्क को सूचना देगा भी आत्म सातकरण से समस्या का समाधान नहीं हुआ है, नई समस्या है, इसके समाधान के लिए आप समंजन की प्रक्रिया अपनाइए। फिर व्यक्ति का मस्तिष्क वापस सक्रिय होगा और पुराने किटी के स्कीमा को बदलकर उसकी जगह नया स्कीमा डॉग विकसित कर देगा। बच्चा समझने लग जाएगा दोनों जीवों को अलग अलग भी, ये किटी अलग है और डॉग अलग है, किटी के साथ खेल सकते हैं और डॉग से दूर रहना चाहिए, काट सकता है। तो ये दो जो है उसके नए अनुभव बने, किस कारण? साम्य धारण के कारण। ठीक है, आत्म सातकरण और समंजन के कारण। तो ध्यान में रखिए, साम्य धारण हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करने वाली एक इकाई होती है। जैसे ही व्यक्ति किसी समस्या का सामना करेगा तो उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा, ये साम्य धारण डिसबैलेंस्ड होगा, असंतुलित होगा। जैसे ही असंतुलित होगा ये एक्टिव होगा, एक्टिव होकर यही हमें आज्ञा देगा भी समस्या समाधान करने के लिए हमें एसिमिलेशन तरीका अपनाना है या अकोमोडेशन। तो साम्य धारण को सबसे जरूरी इकाई बताया है। यदि ये एक्टिव नहीं होता है तो ना तो आत्म सातकरण की प्रक्रिया यूज होगी और ना ही समंजन की। ये एक्टिव कब होगा? जब मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा। जब कभी मानसिक संतुलन गड़बड़ाता ही नहीं है तो इसका मतलब वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। नई परिस्थितियों के साथ मानसिक संतुलन जो है वो परिवर्तित होता ही है। जिसके नहीं हो रहा है या तो उसका मस्तिष्क सही नहीं है, बुद्धि कम है उसकी, वो मंद बुद्धि हो सकता है, या वो सही ढंग से चिंतन नहीं कर सकता है, तो उसके व्यक्तित्व में या उसके व्यवहार में, उसके शरीर में, बॉडी में असामान्यता होगी। तो साम्य धारण सबसे महत्वपूर्ण इकाई है इन चारों में से, आप ध्यान में रखिए। तो ये चार कंसेप्ट ऐसे थे जिनकी व्याख्या जीन पियाजे ने समस्या समाधान या एडजस्टमेंट यानी समायोजन करने के लिए की है। अब इसके बाद में कई कंसेप्ट और हैं जिनकी जीन पियाजे ने अलग अलग व्याख्या की है। इनमें से महत्वपूर्ण है जीववाद, जिसको एनिमिज्म बोला जाता है। दूसरा अहम केंद्रिता, यानी ईगोसेंट्रिज्म।
ये दोनों कंसेप्ट जो हैं ये नेगेटिव कंसेप्ट हैं, लिमिटेशन है, सीमाएं हैं व्यक्ति की चिंतन की। तो जीववाद को देखिए, जीववाद नाम से ही स्पष्ट है। जीववाद का मतलब निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। उदाहरण के तौर पर बच्चे के द्वारा चंदा मामा कहना, चंदा निर्जीव है, मामा लगाया और उसको सजीव बना दिया, जीववाद का उदाहरण है। एक बच्चा अपनी गुड़िया को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे वो जीवित हो, उसको पढ़ा रहा है, उसको नहला रहा है, उसको दुला रहा है, उसको सुलाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ बच्चा निर्जीव ऑब्जेक्ट को सजीव बनाने का प्रयास कर रहा है, उसको जीववाद बोला जाता है। अहम केंद्रिता इससे मिलता जुलता है, पर इसमें जो है खूब सारे डिफरेंस हैं। अहम केंद्रिता का मतलब सोच या चिंतन का केंद्र बिंदु बच्चा खुद होता है। बच्चे को लगता है भी वही सही है, जो वो सोच रहा है वही सही है और दूसरों को वही काम करने चाहिए या दूसरे वो काम कर रहे हैं। तो खुद की सोच जब दूसरों पर अप्लाई की जा रही है उसको अहम केंद्रिता बोला जाता है। जैसे जब चंदा मामा बोला तो जीववाद है। जब वही बच्चा रात में आगे भाग रहा है और ऊपर देखते हुए बोल रहा है भी चंदा मामा मेरे पीछे भाग रहे हैं, तो सोच बच्चे की है और अप्लाई यानी काम जो है कौन कर रहा है, चंद्रमा। तो यहाँ सोच खुद की होना और उस क्रिया को दूसरे के द्वारा संपन्न करवाना अहम केंद्रिता होता है। ठीक है, जैसे दिन में भी सेम एग्जांपल ले लीजिए, बच्चा भाग रहा है, ऊपर देखते हुए भी सूर्य मेरे पीछे भाग रहा है, अहम केंद्रिता है। तो दोनों में खूब बड़ा अंतर है, ध्यान में रखिए। जब केवल निर्जीव को सजीव बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो जीववाद है। जब अपनी सोच को दूसरों पर अप्लाई किया जा रहा है, वो काम दूसरे व्यक्ति कर रहे हैं, वो अहम केंद्रिता है। एक ही एग्जाम्पल को देखिए, जब बच्चा एक गुड़िया को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, अपनी गुड़िया को एज ए स्टूडेंट ट्रीट कर रहा है, जीववाद है। ठीक है, यहाँ एक्टिविटी कौन कर रहा है, गुड़िया कोई एक्टिविटी नहीं कर रही, बच्चा खुद ही कर रहा है, बच्चा उसको ऐसे पढ़ा रहा है जैसे वो सजीव हो। ठीक है, जीववाद है। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, गुड़िया सामने कुर्सी पर पड़ी है और बच्चा अपनी मम्मी को कंप्लेंट कर रहा है भी मम्मा गुड़िया मुझे घूर रही है, तो यहाँ अहम केंद्रिता है। इसमें देखिए सोच बच्चे की है, घूरने का काम कर कौन रही है, गुड़िया। तो अपनी सोच दूसरों पर अप्लाई करना या जो बच्चा सोचता है वो क्रिया दूसरे के द्वारा किया जाना अहम केंद्रिता होती है। ठीक है, दोनों में बड़ा अंतर होता है और ये दोनों के दोनों कंसेप्ट जो हैं लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायित्व नाम से स्पष्ट है, किसी वस्तु को स्थायित्व प्रदान करना। डिफाइन करते हुए जीन पियाजे ने बताया था ऑब्जेक्ट परमानेंस को, जब किसी वस्तु के आंखों से ओझल हो जाने पर भी उसके अस्तित्व को स्वीकार करना वस्तु स्थायित्व कहलाता है। जैसे जब बच्चा 6 महीने का है, पालने में लेटा हुआ है, उसके ऊपर खिलौना लटका दिया, जब तक वो खिलौना बच्चे के सामने है बच्चा उससे खेलता रहेगा। जैसे ही उसको हटाकर छुपा दिया, बच्चा उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा। वही 6 महीने का या 4 महीने का बच्चा जब अपनी मम्मा को देखता है, जब वो उसकी आंखों के सामने होती है तो वो रोता चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है ताकि वो गोदी में उठा ले। जैसे ही वो आंखों से ओझल हुई और उसने हाथ पैर मारना बंद कर दिया, रोना चिल्लाना बंद कर दिया, यानी उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित नहीं हुआ है। जैसे ही वो बच्चा उनको ढूंढने का प्रयास करेगा, ठीक है, वही बच्चा जो है लगभग 2 साल का हुआ, 18 महीने या 2 साल का होता है, जिस खिलौने से वो खेलता है यदि उस खिलौने को छुपा दिया जाए और बच्चा उस खिलौने को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व विकसित हो गया। भी खिलौना तो है, उसकी आंखों के सामने नहीं है पर छुपा हुआ है,
यानी आंखों से ओझल हो जाने पर भी उसके अस्तित्व की बात कर रहा है। वही 18 महीने का बच्चा जब पापा के साथ बाहर पार्क में खेलकर घर आता है तो आते ही मम्मी को आवाज देता है, मम्मी दिखती नहीं है, फिर हर कमरे में उनको ढूंढने का प्रयास कर रहा है, भाग भाग कर हर दूसरे कमरे में जा रहा है मम्मा मम्मा आवाज देते हुए। तो वो भी वस्तु स्थायित्व है, उसमें विकसित हो गया भी मम्मा है पर वो आंखों से ओझल है, कहीं छुपी हुई है, अस्तित्व में है, उनको ढूंढने का प्रयास कर रहा है, ये वस्तु स्थायित्व है। इसके बाद में नेक्स्ट है संरक्षण यानी कंजर्वेशन। इन चारों में से संरक्षण जो है वो जीन पियाजे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। संरक्षण की परिभाषा देते हुए इन्होंने बताया वातावरण के परिवर्तन और स्थिरता को पहचानना ही संरक्षण है। ठीक है, वातावरण में किन चीजों में चेंज हो रहा है, कहाँ स्टेबिलिटी है यानी स्थिरता है, यदि उसको बच्चा पहचान जाए तो वो संरक्षण होगा। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल था, एक शिक्षिका के द्वारा एक गिलास में से दूसरे अन्य 4 गिलासों में जिनका साइज अलग अलग था समान मात्रा में जूस डाला गया। जैसे देखिए यहाँ पर एक गिलास है, ठीक है, डायग्राम पर फोकस मत कीजिए, भावनाओं को समझिए। एक गिलास है, इसमें इतनी मात्रा में जूस डाला, अब 4 अलग अलग साइज के गिलास लिए, सबका इन चारों का साइज अलग अलग है, इसमें इतनी बराबर मात्रा में जूस था, ये सभी गिलासों में डाल दिया, किसी में इतनी शो किया, किसी में इतना, जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा खाली हिस्सा ज्यादा दिखता जाएगा। अब उस शिक्षिका के द्वारा एक बच्चे से पूछा गया भी इन चारों गिलासों में से सबसे ज्यादा जूस किसमें है, तो उस बच्चे ने कहा बड़े गिलास में सबसे ज्यादा जूस है। तो यहाँ बच्चा निम्न में से किसके संदर्भ में असामान्यता का सामना कर रहा है, यानी कौन सा कंसेप्ट बच्चे में विकसित नहीं हुआ है ये पूछा जाता है। तो संरक्षण विकसित नहीं हुआ है, बच्चा पहचान नहीं पा रहा है परिवर्तन किसमें है और स्थिर कौन सा है। यहाँ स्थिर देखिए, सब में जूस की मात्रा बराबर मात्रा में डाली गई है, जूस की मात्रा स्थिर है, गिलास में परिवर्तन हो रहा है, बच्चा सही ढंग से पहचान नहीं पा रहा है इनमें भी किस में परिवर्तन किया जा रहा है, कौन सी चीज स्थिर है। तो जब समझ नहीं पा रहा है तो यानी संरक्षण विकसित नहीं हुआ है। और जैसे ही वो बच्चा समझने लग जाए, यानी वो कह दे भी साइज गिलास का अलग अलग है पर सब में जूस की मात्रा समान है, इसका मतलब संरक्षण विकसित हो गया, यानी उसने पहचान लिया जूस की मात्रा स्टेबल है, स्थिर है, और गिलास का साइज चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक 4 साल के बच्चे से जब ये पूछा जाए जिसके भाई का वेट और साइज उसके पापा से ज्यादा है, तो उससे ये पूछा जाए दोनों को सामने खड़ा करके, बड़े भाई और पापा को, दोनों में से बड़ा कौन है, तो वो बच्चा कहेगा भी भाई बड़ा है, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है और उसकी हाइट भी ज्यादा है, तो शरीर का आकार बड़ा दिखने के कारण उसने उनको बड़ा बता दिया। तो अब बच्चा जो है ये पहचान नहीं पा रहा है भी चेंज आयु होने से, यानी आयु बढ़ने से बड़ा होता है, न कि शरीर के बढ़ने से। तो यहाँ भी स्थिरता और परिवर्तन की पहचान नहीं हो रही है, यानी संरक्षण विकसित नहीं हुआ है। तो ध्यान में रखिए, क्वेश्चन इससे नेगेटिव भी पूछा जाता है और पॉजिटिव भी पूछा जाता है। उदाहरण में चेक करना है भी जो वास्तविकता है उसकी पहचान की जा रही है, भी स्थिर क्या है और परिवर्तन किस में हो रहा है। जब उसी को वास्तविक रूप से पहचाना जा रहा है तो संरक्षण विकसित है, और जब स्थिरता और परिवर्तन की पहचान नहीं हो रही है, क्या स्थिर है और क्या परिवर्तित हो रहा है उसकी पहचान नहीं हो रही है, तो इसका मतलब संरक्षण विकसित नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इनका। इसके अलावा जो है जीन पियाजे ने नेक्स्ट विकेंद्रीकरण, जिसको इंग्लिश में डीसेंट्रिज्म बोला जाता है। विकेंद्रीकरण या डीसेंट्रिज्म होता है चिंतन में वस्तुनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी, रियलिटी यानी वास्तविकता।
जब बच्चे के चिंतन में वास्तविकता और वस्तुनिष्ठता बढ़ती है, यानी विकेंद्रीकरण विकसित हो रहा है। दूसरा इन्होंने डिफाइन किया इसी की परिभाषा की, जब बच्चा एक ही समस्या के कई पहलुओं पर एक साथ ध्यान देता है, यानी ध्यान में विस्तार होता है, चिंतन का विस्तार होता है, वो भी विकेंद्रीकरण है। तो दो परिभाषाएं हैं, एक तो चिंतन में वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता, दूसरी परिभाषा एक ही समस्या के कई पहलुओं पर एक साथ ध्यान देना। जैसे हमने अभी बात की, बच्चा नाइट में आगे भागता है और ऊपर देखते हुए ये बोलता है भी चंदा मामा मेरे पीछे भाग रहे हैं। जब ये बात की जा रही है चंदा मामा मेरे पीछे भाग रहे हैं, यानी चिंतन संकुचित है, सोच लिमिटेड है, सही ढंग से विकसित नहीं हुई है, इसी कारण ये लिमिटेशन है, दोनों सीमाएं हैं। जब बच्चे के चिंतन में वस्तुनिष्ठता आएगी, वास्तविकता आएगी और समस्या के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान देगा, तब वही बच्चा कैसे सोचेगा, भाग रहा है ऊपर देखते हुए भी चंदा मामा मेरे पीछे भाग रहे हैं, ये नहीं कहेगा। वो तब ये सोचेगा भी मैं खुद गति में हूँ, भाग रहा हूँ, इसलिए मुझे चंदा मामा गतिशील दिखाई दे रहे हैं। दूसरा पहलू पर और ध्यान देगा भी पृथ्वी भी घूम रही है और उसके चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, इसीलिए मुझे चंदा मामा गतिशील यानी पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो समस्या के जब प्रत्येक पहलू पर वस्तुनिष्ठ या वास्तविक रूप से ध्यान दिया जाता है, उसको विकेंद्रीकरण की बोला जाता है। और जब चिंतन में वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता आती है, तब अपने आप बच्चे के सामने एक ही समस्या के कई पहलू जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। जैसे संरक्षण के टाइम भी डिसेंट्रिज्म विकसित होता है। अब यहाँ पर समस्या के प्रत्येक पहलू पर बच्चा पहले ये देखेगा कि ये गिलास जिसमें से सब में जूस डाला जा रहा है, उसमें जूस की मात्रा हर बार सेम है या अलग अलग है। फिर इन सभी चारों गिलासेस का साइज एक जैसा है या अलग अलग है। तो यानी एक ही समस्या के प्रत्येक पहलू पर ध्यान दे रहा है और ध्यान देकर बच्चे का जवाब ये आता है भी सभी चारों गिलासेस में जूस की मात्रा समान है, क्योंकि जिस गिलास में से जूस डाला गया है उसमें से सबके लिए एक जितना ही जूस था, और यहाँ इनमें गिलास में अलग अलग दिखने का कारण इन गिलास के साइज हैं जो अलग अलग हैं। ठीक है, उसी कारण स्तर किसी में नीचे किसी में ऊपर दिखाई दे रहा है। तो जब बच्चा इस तरह से संरक्षण की व्याख्या करता है तो यहाँ भी विकेंद्रीकरण है। विचिंतन में एक तो वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता है, फिर हर पहलू पर ध्यान देकर व्याख्या कर रहा है समस्या की, समस्या का समाधान कर रहा है, तो वो विकेंद्रीकरण है। तो ये खूब सारे कंसेप्ट थे जीन पियाजे के जो काफ़ी क्रिटिकल हैं, बुक में आप पढ़ोगे और इनको आसान बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं कंसेप्ट को स्टेज वाइज एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेज में कौन सा कंसेप्ट विकसित होता है। तो सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।